हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के इतिहास के 3 काल यानी कि 3 पीरियड ऑफ कांग्रेस हिस्ट्री। तो आज की पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आज कांग्रेस के नाम से पार्टी को एकदम से माइंड में इमेजिन करने लगते हैं। हाँ, राहुल गांधी की पार्टी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये ब्रिटिश शासनकाल में कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एक उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल यानी कि पीरियड ऑफ लिबरल ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म, जो कि 1885 से 1905 तक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता का काल, पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तीसरा है जो 1960 से 1906 से लेकर 1990 तक। और तीसरा है राष्ट्रीयता का गांधी युद्ध, गांधी एरा ऑफ नेशनलिज्म, जो कि 1920 से यानी कि 1920 से 1947 तक। ठीक है। इन तीनों को वन बाय वन करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं, अपडेट है, उनका नोटिफिकेशन क्विकली आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक बात और, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो हिंदी और इंग्लिश में हम अवेलेबल कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से आप जैसे ही टेलीग्राम पर नाम सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल शो होगा। तो वहाँ पर उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ नोट्स जो भी है हम वहीं पर शेयर करते हैं। ठीक है। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1885 से लेकर के 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता के जो भी टारगेट है, जो इंडियन इंडिपेंडेंसी के जो भी टारगेट है, उनको अचीव करने के लिए कांग्रेस के द्वारा अलग अलग रूपों में कार्य किया गया था। ठीक है। और उसी आधार पर जो नेशनल मूवमेंट थे, उनकी हिस्ट्री भी 3 कालों में डिवाइड की गई थी। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल, जो 1885 से लेकर 1905 तक का रहा, यानी कि पीरियड ऑफ लिबरल ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। सो बेसिकली दोस्तों, ये वो काल है जब बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं, उनकी विचारधारा कैसी रहती है कि वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में बहुत विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जब तक हम इनसे मतलब ये हमसे जुड़े रहेंगे, भारत में रहेंगे, तो भारत का हित है, भारत के लिए प्रॉफिट का काम करेंगे, भारत के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो अगर हमारे साथ कोई बुरा भी होता है तो भी ये एक तरीके से जस्टिफाई करने में भी हमें, मतलब इनकी जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें भी हमें बहुत विश्वास है। और ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उन्होंने वो आईना अंग्रेजी शासन का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं देखा था, जो मॉडरेट, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के जो भी लाल बाल जो उनके नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने देखा था। ठीक है। क्योंकि एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के ग्रुप में एक आइडियोलॉजी चलती है ना, कि हम एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे। स्वतंत्रता हमें भी चाह रही है, हम भी चाहते हैं कि भारत आज़ाद हो, लेकिन हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ऐसी विचारधारा इन लोगों की थी। तो ये प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, है ना, हाथ जोड़ करके विनम्रता से उनको कहने में विश्वास करते थे कि हम कहेंगे और वो इंडिपेंडेंसी दे देंगे। ठीक है। कितनी बेतुकी ये बात समझ में नहीं आती है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप इतने पोलाइटली तरीके से कैसे इंडिपेंडेंसी के लिए बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, खैर आइडियोलॉजी की बात है, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। और वैसे भी 1947 तक आते आते ये सारे जितनी भी विचारधाराएं थी ना, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक सिंगल आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि नेशनलिज्म। अब सभी के लिए प्रायोरिटी पर अपने नेशनल की इंडिपेंडेंसी हो जाती है, सब अपना सेल्फ गवर्नमेंट की लिए मूवमेंट करते हैं। और लास्ट जो मूवमेंट होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडियन मूवमेंट। तो उसमें तो फिर लास्ट में अपना भारत आज़ाद हो ही जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे जो राष्ट्रवादियों, जो उदार राष्ट्रवादी, उनके क्या विचारधारा, कार्यपद्धति, किस तरीके से वो काम करते हैं। सो बेसिकली पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश सम्राट के प्रति राजभक्ति। बहुत बड़े लेवल पर ब्रिटिश क्राउन के प्रति जो उनका फेथ था, जो राजभक्ति थी, कहने का मतलब है कि वो जो करेंगे सही करेंगे, रूल्स बना रहे हैं वो भी हमारे लिए सही है ना, उन्हें कुछ गलत नज़र आता ही नहीं था। दूसरा पॉइंट है कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। अब जो उदारवादी थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास करते थे, आंख बंद करके विश्वास करते थे। ठीक है। और कहीं हद तक वो गलत कामों में भी फिर उनको सपोर्ट करते थे। वो गलत काम उन्हें नज़र ही नहीं आते थे। उनको क्या लगता था कि ये भी हमारे ही हित में, हमारे भारतीयों के हित में हो रहे हैं, तो वो उनको भी सपोर्ट करते थे। न्यायप्रियता में विश्वास है ना। ठीक है। फिर तीसरा था कि ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अब उदारवादी जो भी विचारधारा के वहाँ पर विचारक थे, उनका ये मानना था कि जब ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के बने रहेंगे तो वो भारत के हित में होगा, भारत के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें शिक्षा की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजी की बात करें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा की बात करें, कम्युनिकेशन की सुविधा की बात करें, तो ये सब ब्रिटिश के द्वारा ही हमें मिल सकता है। ऐसा
इस तरह की विचारधारा ये लोग रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रमिक सुधार में विश्वास। फिर आता है उदारवाद का लक्ष्य, राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। अब इनका जो टारगेट था सो बेसिकली राजनीतिक स्वशासन यानी कि पॉलिटिकली सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना था कि भाई अपनी खुद की सरकार हो, हम खुद से क्रिएट करें। और लेकिन इन वैधानिक सुधारों का जो अंतिम टारगेट था वो भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। यानी कि वो मानते थे कि ब्रिटिश उनके लिए हेल्प करेंगे, उनके लिए प्रॉफिट मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद है, अगर भारत में रहे तो वो भारत का हित करेंगे, बट कहीं ना कहीं उनका टारगेट भी स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। तो वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे कि ब्रिटिश के रहते रहते हम अपनी इंडिपेंडेंसी को अचीव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उदारवादियों का संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो उनका मानना यह था कि हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करेंगे। तो हम प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, है ना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको सबसे ज़्यादा अपने पूरे के पूरा जो मूवमेंट था या जो उनका फंक्शन जो प्रोसेस था उसमें यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने बोला कि ये सबसे अच्छा तरीका है और इसी के आधार पर हम भारत को आज़ाद कराएंगे, ऐसी उनकी विचारधारा थी। अब वही इनके अगेंस्ट, बिल्कुल इनके अपोजिट उग्र राष्ट्रीयता का काल जो 1906 से 1919 के बीच तक का आता है। 1905 तक जब ये काल चलता है पूरी पोलाइटली वहाँ पर यूज़ किया जाता है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके प्रति जो विश्वास होता है उनका विश्वास एक समय तक रहता है, लेकिन जब चीज़ें ऐसी होती हैं है ना कि भाई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है। और वैसे भी इतने समय तक इन्होंने पोलाइटली बिहेव को फॉलो किया है, प्रार्थना पत्र को उनके पास भेजा है, एप्लीकेशन को भेजा है, तब भी जब उनकी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है वो रद्द मतलब उनको वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उनको डिनाई कर देती कि नहीं होता, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ये वो। तो उन्हें लगा कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, रास्ता तो चेंज करना पड़ेगा। तो वहीं से फिर स्टार्ट होती है उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 तक का। ठीक है, अब इसका नेतृत्व कौन करते हैं? लाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो अपनी स्थापना के बाद स्टार्टिंग के 20 वर्षों तक तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर स्टार्टिंग के कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली स्टार्टिंग के 20 सालों तक तो उसका बहुत अच्छा काम था। इन भारतीयों के लिए उदारवादी राष्ट्रीयता के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। ठीक है, हाँ वो ये ना कि फीडबैक अच्छा नहीं था। उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी कि पोलाइटली या मॉडरेट तरीके से हम भारत को आज़ाद कराएं, और जो विश्वास था कि इस विश्वास से तो ये मतलब चले ही जाएंगे, भारत में रहेंगे ही कितना, वो विश्वास इनका टूट चुका था और सेटिस्फैक्शन इनका वो रिजल्ट जो सेटिस्फैक्शन वाला नहीं था। इसके अलावा इसमें क्या क्या इनकी विचारधारा थी उस पर थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सन 1892 के सुधार कानूनों की अपर्याप्तता, कि ये जो पूरा का पूरा जो विचारधारा है ये मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट में जो चेंज हुई है, इसका जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वह कि 1892 के जो रिफॉर्म्स लॉ क्रिएट किए गए थे वो कम्प्लीटली अपर्याप्त थे, यानी कि वो कंप्लीट ही नहीं थे, ना ही वो सेटिस्फैक्शन वाले थे। तो संवैधानिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के प्रयत्नों की रिजल्ट के बाद 1892 को भारतीय परिषद अधिनियम था। ठीक है, लेकिन ये जो अधिनियम था, ये जो एक्ट था, वो खुद में ही बहुत सारी कमियां, बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलती इस अधिनियम के अंतर्गत थी। तो उसमें सामान्य भारतीयों को वो संतुष्ट नहीं कर सका ये पूरा अधिनियम। तो ये भी एक बहुत मतलब ये भी एक ऐसा था कि जब हम किसी गवर्नमेंट पे, किसी शासन पे भरोसा करते हैं, जब वो भरोसे के लायक कोई काम नहीं करता है तो वहाँ से फिर वो टूट जाता है। दूसरा पॉइंट है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अपनी मानसिक पृष्ठभूमि यानी कि जो मेंटेलिटी थी उनकी, उसकी वजह से ब्रिटिश जो शासन था, जो उनका गवर्नमेंट था, उसको भारत के हित में वो मानते थे। मेंटेलिटी थोड़ी सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ज़्यादा वो मतलब रिलेट करते थे ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज थे। लेकिन उस समय पे धार्मिक पुनरुत्थान के बाद में परिणाम स्वरूप क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? कांग्रेस में ही ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति के गौरव से परिचित था। अब जब तक आप अपने भारत के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानेंगे, उसके कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको दूसरे देश के सिविलाइजेशन, उनका कल्चर बहुत अच्छा लगेगा, शायद आप उनको सपोर्ट भी करते रहो। लेकिन यहाँ पर इसी वर्ग में, यानी कि ये जो मॉडरेट था ना, उसी में से एक वर्ग ऐसा भी निकलना स्टार्ट हो गया जो अवेयर थे
अबाउट इंडियन कल्चर, अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन। तो वहाँ पर फिर कंप्लीटली रूप से उन्होंने वो आईना भी दिखाया कि जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को आप फॉलो कर रहे हो उससे बेटर, लाख गुना, करोड़ों गुना हमारी खुद की सिविलाइजेशन है, हमारा खुद का कल्चर बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक प्रकोप यानी कि नेचुरल डिजास्टर। अब 1876 से 1900 तक 25 वर्षों में देश में लगभग 18 अकाल पड़ चुके थे, जिसमें सबसे खतरनाक जो अकाल माना जाता है रिपोर्ट के अनुसार 1896 से 97 का अकाल माना जाता है, जिसका प्रभाव 7 करोड़ जनसंख्या और 70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर पड़ा। और इस भयानक अकाल में शासन के द्वारा दी जाने वाली जो सहायता थी वो भी कम्प्लीटली उस जनसंख्या तक नहीं पहुंच पाई। यानी कि जब अकाल है, नेचुरल डिज़ास्टर है, ज़रूरत है लोगों को कि गवर्नमेंट वहाँ पे उनको कुछ जो एसेंशियल नीड है, स्पेशली जो खाना है वो प्रोवाइड कराए, घर प्रोवाइड कराए, और जो भी मतलब अगर वो बीमार है तो दवाइयाँ प्रोवाइड कराए, ऐसा कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर नहीं था। बल्कि ऐसा हो रहा था, मतलब कर क्या रहे थे कि वो जो सामान उनके पास जा रहा था वहाँ तक, जहाँ पर मतलब नेचुरल डिज़ास्टर से पीड़ित लोग थे वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि वो अपने सैनिकों के लिए रिजर्व करके रख रही थी सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जब भारतीयों को ये सब बातें पता चली तो वहाँ भी उनका जो आक्रोश है वो बढ़ गया। तो ये भी यहाँ से भी इस विचारधारा का फिर जो जन्म है वो होता है, मूवमेंट की एक तैयारी होती है। फिर नेक्स्ट आता है आर्थिक असंतोष। तो आर्थिक असंतोष है वो ये इकोनॉमी डिससेटिस्फैक्शन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो काम दे रही है बट काम के बदले जितना पैसा उनका जो पेमेंट होना चाहिए वो इक्वल रूप से इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना ये लोगों ने देखा, और स्पेशली जब वो काम बराबर का करते हैं, भाई अंग्रेजी भी वही काम कर रहे हैं, भारतीयों से भी वही काम करा रहे हैं, लेकिन जब बात पेमेंट की आती थी तो भारतीयों को बहुत कम पेमेंट दिया जाता था, एंड देन जो अंग्रेज थे उनको हायर सैलरी दी जाती थी। तो यहीं से भी एक शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ये सबसे मतलब मेन सारे तो देखो मेन पॉइंट है, लेकिन बड़ा ही आसान है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब विदेशों में जो भी भारतीय रह रहे थे उनके साथ जब मिसबिहेव होता था तो उसका इफेक्ट बाकी भारतीयों पर भी पड़ता था, है ना। जो ऐसा मानते थे ना कि हमें तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बहुत ज़्यादा विश्वास है। अब जब विदेशों में भारतीयों के साथ इतना मिसबिहेव होता था तो उनका तो पूरा का पूरा जो विश्वास है वो ही डिसमिस हो गया कि हम ऐसे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसी गवर्नमेंट पर विश्वास कर रहे हैं जो गवर्नमेंट हमारे ही भारतीयों को एक तरीके से इतना मतलब मिसबिहेव कर रहा है। तो वहाँ पर भी ये भी एक रीज़न माना जाता है इस विचारधारा के पनपने का, एंड देन मूवमेंट के स्टार्टिंग का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव, ठीक है। जो कि वेस्टर्न्स में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उनका प्रभाव भी भारत में देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। तो 19 सेंचुरीज तक ईस्ट में ये धारणा प्रचलित थी कि पश्चिम के विरुद्ध यानी कि वेस्टर्न्स के अगेंस्ट किसी स्ट्रगल में सक्सेसफुल अचीव नहीं की जा सकती, कोई सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन 1896 में अफ्रीका के एक छोटा सा अबिसीनिया द्वारा यूरोप के विशाल राष्ट्र इटली और 1905 में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। तो काफ़ी हद तक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली, उनकी न्यूज़ भारत तक पहुंची। तो पर्सिया, चीन, टर्की, आयरलैंड में भी इसी काल में चले स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीयों को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो यहाँ से भी उनको बहुत बढ़िया प्रोत्साहन मिला कि भाई अपना मूवमेंट करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूवमेंट करो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटाओ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बाल लाल और पाल का नेतृत्व, जो कि लीड करते हैं इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी विचारधारा को, और ये कट्टर देशभक्त थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे, और ब्रिटिश शासन में जो भी लोग या जो भी भारतीय ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे उनको अवेयर करने का काम भी करते थे। उनको बताते भी थे कि जिस तरीके से तुम आंख बंद करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा विश्वास में ले रहे हो, इतना ज़्यादा न्यायप्रियता इनके प्रति दिखा रहे हो कि हाँ ये तो तुम्हारे हित के लिए करेंगे, तो तुम्हें ऐसे आज़ादी नहीं मिल सकती, ये यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। इनके लिए हिंसात्मक एक्टिविटी या इनके खिलाफ जो मूवमेंट है वो उठाना पड़ेगा, यूनिटी जो इक्वालिटी है, यूनिटी है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पर तिलक का एक स्टेटमेंट जो काफ़ी फेमस भी है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं। तो मॉडरेट जो विचारधारा थी उसमें क्या था कि आप प्रार्थना पत्र दे रहे हो, एप्लीकेशन में लिख रहे हो कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए और आप हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, तो एक तो भिक्षावृत्ति होगी, ये तो आप मांग रहे हो,
ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये क्या कहता है कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, ये कोई भिक्षा नहीं है जिसके लिए हमें हाथ फैलाना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रीयता का गांधी युग 1920 से 1947 तक, जिसमें स्टार्टिंग होती है इंडियन पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1918 से 1947 तक के काल को राष्ट्रीयता के गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में नेशनल मूवमेंट का जो नेतृत्व था, जो उसको लीड कर रहा था, वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया। तो गांधी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन का जो स्टार्टिंग थी वो 1893 से साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के रंगभेद की नीति का सफल विरोध करते हुए स्टार्ट की थी। ठीक है, उनका पहला आंदोलन साउथ अफ्रीका में हुआ था, एक तरीके से ये रंगभेद की नीति को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होती है गांधी की एंट्री पॉलिटिक्स में, भारतीय पॉलिटिक्स में। दूसरा पॉइंट आता है कि महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी बने। अब हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि महात्मा गांधी सबसे पहले वो मतलब स्टार्टिंग में वो अंग्रेजों के बड़े ही सपोर्टर्स थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है, अंग्रेज़ों की जो भी सेना थी उनमें भारतीयों को भी भेजा था, सपोर्ट किया था कि हम पैसे से भी सपोर्ट किया था और सेना के द्वारा भी जो फोर्स थी, आर्मी थी, उसके थ्रू भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब उनके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में घटना घटती है, उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ऐसे में और जब वो इंडिया आते हैं, इंडिया में जो भी कंडीशन देखते हैं उस हिसाब से उनकी जो आइडियोलॉजी वो चेंज होती है। ठीक है, वो सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोलट एक्ट 18 मार्च 1919। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से मूवमेंट और बहुत स्पीड से बढ़ता है आगे। इसमें सबसे पहला जो घटना होती है वो रोलट एक्ट वाली होती है 18 मार्च 1919 को। जस्टिस रोलट की अध्यक्षता में नियुक्ति समिति की सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल ने की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक नौकरशाही ने 2 बिल पेश किए जो रोलट बिल के नाम से जाने गए। भारतीयों ने इन्हें काले कानून का नाम दिया और इनको काला कानून इसलिए बोला जाता, ब्लैक लॉ इसलिए बोला जाता था बिकॉज ऑफ इसके अनुसार शासन को किसी भी व्यक्ति को बिना उस पर मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक, यानी कि कोई समय सीमा ही नहीं है, कोई लिमिटेशन ही नहीं, नज़रबंद करके रखा जा सकता था और उसे अपने पक्ष में ना दलील करने का, ना अपील करने का और ना ही वकील करने का अधिकार था। ठीक है, तो महात्मा गांधी की चेतावनी के बावजूद 18 मार्च 1919 को रोलट बिल कानून बन गया। ठीक है, तो ये ब्लैक लॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भारतीयों के कहीं तक भी उनके हित में नहीं था कि भारतीय जहाँ भी आपको नजर आए, चाहे वो अकेला खड़ा हो, चाहे वो 2 लोगों के साथ खड़ा हो, किसी को भी उठा करके जेल में डाल दो। ये एक ऐसा कानून है कि ना तो वो अपना बचाव कर सकता है, ना दलील दे सकता है, ना वकील कर सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी घटना। अब इसके नेक्स्ट आती है जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919। इसे हम सभी जानते हैं, कोई भी स्टूडेंट आई थिंक सो नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता इस घटना के बारे में। ठीक, गांधी जी ने रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, कि भाई जो ब्लैक लॉ है इसको डिस्ट्रॉय करो, तो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसा डिसाइड किया। तो 6 अप्रैल 1919 को सारे देश में शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। सरकार ने दमन चक्र प्रारंभ करते हुए 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए बहुत एक्साइटमेंट था लोगों के अंदर कि हाँ ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने किसी कारण से पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किशलू को धर्मशाला में नज़रबंद करके अमृतसर के एक निष्कासन के आदेश दे दिए कि इसको अमृतसर से बाहर निकाल दो, नज़रबंद कर दिया और बाहर निकाल दो। ठीक है, तो जनता ने इसका विरोध किया और स्थिति बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। रोलट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। अब इस सभा में सैनिक शासन के प्रतिनिधि जनरल डायर के थ्रू अंधाधुंध गोलियों की वर्षा की गई, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि कम से कम 800 व्यक्ति मरे और 2000 से भी व्यक्ति वहाँ पर घायल हुए। ठीक है, ये संख्या है, कोई लिमिट, कोई ऐसी एक्यूरेट संख्या नहीं, हो सकता है संख्या ज़्यादा भी हो। ठीक है, मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो, घायल होने वालों की भी संख्या ज़्यादा हो। तो इस हत्याकांड का भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जहाँ भारतीयों की एक ज़रा सी भी गलती नहीं थी, वहाँ जनरल डायल के द्वारा जो गोलियाँ वहाँ पर बरसाई गई, जो एक्शन वो जिस तरीके का एक्शन वहाँ पे लिया गया, तो पूरे पंजाब में सैनिक शासन ने अमानवीय अत्याचार की, यानी कि कम्प्लीटली जो इनकी एक्टिविटी थी मिसबिहेव करने की, अत्याचार करने की, टॉर्चर करने की, ह्यूमिलेट करने की, वो लगातार चलती चली गई, वो लगातार और बढ़ती चली गई। ठीक है, इसके बाद इस पूरी घटना की जांच करने के लिए खंटर कमेटी की
एक हंटर कमेटी तैयार की गई। अब हंटर कमेटी की रिपोर्ट में क्या आता है कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने एक जांच कमेटी एस्टैब्लिश की, जिसके प्रेसिडेंट लॉर्ड हंटर थे। कांग्रेस ने भी फैक्ट की जांच के लिए, फैक्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसमें सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय थे। हंटर कमेटी मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कंप्लीटली जो इंसिडेंट हुआ था उस पर लीपापोती करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, माइकल ओ डायर को कोई सजा नहीं दी गई। रिपोर्ट में जनरल डायर के कार्यों को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताया गया। जनरल डायर को गलत निर्णय के आधार पर पद से हटा दिया गया। भारतीय सदस्यों ने एक अलग रिपोर्ट प्रकाशित की। ब्रिटिश लोक सभा ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और एंग्लो भारतीय प्रेस ने ब्रिटिश राज्य का रक्षक। तो ब्रिटेन में उनके प्रशंसकों ने उन्हें एक तलवार और 20,000 पाउंड की थैली भेंट की, और ये सब भारतीयों के जले पर नमक छिड़कने जैसा था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब असहनीय था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको डेफिनेटली क्लियर आउट हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप चैट ऑन पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमारा टेलीग्राम से जुड़ा हुआ एक चैनल है, मतलब उसी से रिलेट है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो फटाफट से एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।